नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लें ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। ध्यान रखिएगा, वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव को जरूर दीजिएगा। उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर से हम लोगों ने पेपर 1 की तैयारी की शुरुआत की थी। उससे पहले भी हम लोगों ने पेपर 1 के एक टॉपिक के बारे में बात किया था। लगभग 8 से 9 लेक्चर में उसमें हमारी बातें हुई थी कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन पिछले लेक्चर से हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। यदि आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आज हम लोग उसी में आगे बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसमें 3 प्रकार के लेवल हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यदि आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में टाइप कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड बाय अमृत राज, तो आपको ऊपर में ही हमारा लेक्चर मिल जाएगा। आप वहाँ से लेक्चर 1 देख सकते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को प्ले कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आप सभी से बोलता हूं कि सबसे पहले आप सिलेबस को निकाल लीजिए। आपके पास अब तक नहीं है तो सिलेबस को प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट निकाल लीजिए, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग मिला करके आप पढ़ाई कीजिए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए तो फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए लेवल्स ऑफ टीचिंग। यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं शिक्षण के स्तर, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ टीचिंग। तो आप हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जिस भाषा में पढ़ते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने इससे पहले कहीं पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, यदि आपने पहले UGC नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर आप पहली बार देने वाले हैं, या फिर आपका नेट हो चुका है और आप JRF के लिए बार बार दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ टीचिंग से एक सवाल आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर 1 से 2 सवाल हमेशा इससे पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और लिखते चलिएगा। लिख करके यदि आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। ध्यान रखिएगा, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखिएगा। हूबहू ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पे मैंने लिखा है आप हूबहू वैसा ही अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टीचिंग्स के लेवल की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय शिक्षाविदों को डिफरेंट टाइप के लेयर्स की, डिफरेंट टाइप के लेवल्स की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको अचानक से आप हायर एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में, इंटरमीडिएट एजुकेशन में प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको आपको प्राइमरी लेवल से पढ़ाना होता है, नर्सरी लेवल से पढ़ाना होता है, और प्राइमरी से भी पहले जो एक लेवल है उसको प्री प्राइमरी लेवल अब कहा जाता है। चूँकि 2020 में शिक्षा नीति आया है उसमें शामिल किया गया इसको प्री प्राइमरी लेवल को। यानी कि एक बच्चा का जो सीखने का स्तर होगा और एक जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होगा या फिर एक MPhil PhD का स्टूडेंट होगा, जैसे आप हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं आगे चल कर के हायर एजुकेशन में जाने के लिए, तो आपके जो लेवल हैं वह अलग लेवल हैं। जो बच्चा होगा उसका अलग लेवल होगा और जो PhD कर रहे हैं उनका अलग लेवल है। तो हमारे समाज में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप के टीचिंग अप्रोचेज की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको शिक्षाविदों ने लेवल्स ऑफ टीचिंग के नाम से पुकारा है, बल्कि इस प्रक्रिया को लेवल ऑफ टीचिंग्स कहा है, शिक्षण के स्तर कहे हैं। तो उन्होंने मुख्य तौर पे 3 स्तर में इसको बांटा है।
कितने स्तर में? 3 स्तर में। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने हैं, तो वह 3 हैं। अब 3 कौन कौन है एकदम याद कर लीजिए, दिल एवं दिमाग दोनों की खिड़की को खोल करके रखिए। एक बार आप ध्यान से लेक्चर को देख लेंगे तो दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे किसी अन्य लेक्चर को देखने की। आपको रिवीजन करना होगा तो एक बार फिर से आप इसी वीडियो को देख लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए लेवल्स ऑफ टीचिंग आपके दिमाग में कैद हो जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, सवाल देखते ही आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में। तो चलिए फिर आप 3 लेवल्स कौन कौन हैं। पहले लेवल का नाम है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरे का नाम है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरे का नाम है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब तीनों लेवल के अलग अलग परिभाषा हैं, तीनों लेवल के अलग अलग फाउंडर हैं, तीनों लेवल का अलग अलग क्रियाकलाप है। तो क्या क्या है एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? मेमोरी लेवल से। ठीक है, मेमोरी लेवल से। हिंदी में आप पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं स्मृति स्तर। मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं। देखिए इसके कई सारे नाम होते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो नेट की, तो कोशिश करो हमेशा कि आप उसको अंग्रेजी में पढ़ें। पूरा अंग्रेजी में मत पढ़िए, ईज एम आर, बिल्कुल वैसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बल्कि जो टेक्निकल टर्म है उसको आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। उससे ज़्यादा आप परिचित हैं, फेमिलियर हैं। हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत ही क्लिष्ट हैं, तो आप पहली बार सुनते हैं तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते आप भूल जाते हैं। इसीलिए आप इंग्लिश को अवॉइड मत कीजिए, बल्कि आपको जीआरएफ करना है तो ठीक है, मातृभाषा से प्रेम कीजिए, लेकिन जिससे आपका जीआरएफ हो रहा है उसको एडॉप्ट करने में आप पीछे मत हटिए, ज़्यादा पेट्रियोटिक मत बनिए यहाँ पर। चलिए फिर लिखते हैं हम लोग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का स्मृति स्तर। यदि आप एकदम शुद्ध हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप लिख सकते हैं शिक्षण का स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के जो फाउंडर हैं उनका नाम है हर्बर्ट। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज अ प्राइमरी अप्रोच, जबकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो अप्रोच होगा वो सेकेंडरी अप्रोच होगा, और यह जो होगा वो हाईएस्ट लेवल का अप्रोच होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच। तो मेमोरी लेवल इज अ प्राइमरी अप्रोच ऑफ टीचिंग। क्लियर है? दूसरे पॉइंट के रूप में लिखें हर्बर्ट इसके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हर्बर्ट एक शिक्षाविद का नाम है। इन्होंने ही मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की स्थापना की थी। इनको संस्थापक के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे, ऑरेटर के तौर पे, फाउंडर के तौर पे, कोऑर्डिनेटर के तौर पे इनको जाना जाता है। किनको? हर्बर्ट को। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे लिखिए यह जो मेमोरी लेवल अप्रोच है वह स्कूल लेवल अप्रोच है। स्कूल लेवल अप्रोच क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले आप उसको नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं, LKG UKG, उसके बाद नर्सरी में जाता है, फिर आप स्कूल में भेजते हो उसको। तो बचपन की जो शिक्षा है 1 से लेकर के 10 तक की यदि बात की जाए तो उस दौरान हमको याद करने के लिए ज़्यादा सिखाया जाता है, रट्टा मारने के लिए। यदि एकदम ठेठ हिंदी भाषा में बात करें तो रट्टा मार करके जो पढ़ाई करवाया जाता है बचपन में स्कूली एजुकेशन के दौरान, उसी को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहा गया है। देखिए बहुत ज़्यादा शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, यदि आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपका काम क्लियर है। और टीचिंग एप्टीट्यूड को बस समझना ही है। लोग आप रट्टा मारते रहते हैं तो उनका कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल समझ करके पढ़ लीजिए तो फिर काम खत्म। चलो, यानी कि रट्टा मार जो अप्रोच है, जो रट्टा मार करके हम लोग पढ़ाई करते हैं बचपन में 1 से लेकर के 10 तक की आप पद्धति देखोगे, ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत आज भी हम लोग किसी भी आप राज्य से आते हैं तो वहाँ के सरकारी स्कूल में अभी भी 1 से लेकर के 10 तक बच्चों को रट्टा मार करके ही पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क से कमल, ख से खरगोश, यह सब हम लोग पढ़ते थे बचपन में। तो यह सारा जो रट्टा मार अप्रोच है यह दरअसल मेमोरी लेवल का अप्रोच है, कि जिसके फाउंडर कौन है? हर्बर्ट। दूसरी बात, यह स्कूल लेवल का अप्रोच है। स्कूल लेवल क्यों बोला गया? क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक का जो सिस्टम है भारतीय शिक्षा प्रणाली में उसको स्कूल सिस्टम बोला गया है, इसीलिए इसको स्कूल लेवल अप्रोच भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा टीचिंग लेवल या लेवल्स ऑफ टीचिंग स्कूल लेवल अप्रोच है, तो कौन सा है? मेमोरी लेवल अप्रोच स्कूल लेवल अप्रोच है। तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, और तीसरा पॉइंट हमारा है स्टिमुलस रेस्पॉन्स
स्टिमुलस का मतलब होता है, एकदम शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन। आप पहली बार सुन रहे हो, आपको अजीब लगेगा उद्दीपन, इसीलिए देखो इसके लिए मैंने दूसरा टर्म इस्तेमाल किया है, स्टिमुलस नहीं बोल करके इसको बोला जाएगा इंस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे इंस्टेंट रेस्पॉन्स देने के लिए आपको सिखाया जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ का रट्टा मारते हैं तो आपसे कोई चीज़ पूछा जाता है तो आप वहाँ पर इंस्टेंटली रेस्पॉन्स करते हैं, आप बहुत कम सोचते हैं क्योंकि वह आपका कंठस्थ किया हुआ चीज़ है। आपने रट्टा मारा है, उसका एक्सरसाइज किया है, उसको अभ्यास कर कर करके रट्टा मार मार करके आपने दिमाग में उसको बैठा लिया। तो जैसे ही कोई आपसे पूछता है जैसे क से क्या होता है तो आप बोलते हैं क से कमल, ख से खरगोश, इस तरीके से आप बोलते हो। तो ये दरअसल जो रट्टा मार अप्रोच है उसमें इंस्टेंट रेस्पॉन्स देने के लिए सिखाया जाता है। ये देखिए पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कोई भी अलग पॉइंट नहीं। यदि आप एक पॉइंट को समझ रहे हो तो बाकी पॉइंट अपने आप आपको समझ में आ जाने चाहिए। मैं बस एक माध्यम हूं जो आपको समझने में मदद कर रहा हूं, आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप रट्टा मारा अप्रोच अपनाएंगे तो वैसे ही आप इंस्टेंट रेस्पॉन्स देना सीखेंगे। आगे चल करके आप एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पर आप इंस्टेंट रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। कॉलेज में आप सोच समझ करके जवाब देते हैं। स्कूल में आपसे कोई चीज़ पूछा जाता है, आप डायरेक्ट हाथ खड़ा करते हैं, तुरंत बोलना शुरू हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स। ठीक है, उद्दीपन प्रतिक्रिया, यानी कि मेमोरी लेवल अप्रोच इज अ स्टिमुलस रेस्पॉन्स अप्रोच। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं मेमोरी लेवल अप्रोच टीचेज अस स्टिमुलस रेस्पॉन्स सिस्टम, जिसमें हमको तुरंत जवाब देने के लिए सिखाया जाता है। स्टिमुलस नहीं यूज़ करके आप इंस्टेंट यूज़ करना, तो आपके लिए ज़्यादा फेमिलियर हो गया टर्म। ठीक है, चलो चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट में रट्टा मार, कंठस्थ या याद करना, यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, कहीं पे भी आप किसी को पढ़ाना है, देखो पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको। हमारा जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ या फिर मेरे जब स्टूडेंट आते थे, लॉकडाउन की वजह से नहीं आते हैं, तो मैं उनको हमेशा यह बात बोलता था कि आप ऐसा पढ़ाई करो कि आप दूसरे को पढ़ा सको, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब फिर आपने मेहनत करके पढ़ा नहीं है। चलो फिर रट्टा मार कंठस्थ अप्रोच है, जो एक्सरसाइज करने का जो अप्रोच है वह सारे के सारे मेमोरी लेवल अप्रोच के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। पांचवें पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं सीखने की तीव्रता यहाँ पर बढ़ाई जाती है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो रैपिडिटी इन लर्निंग। रैपिडिटी इन लर्निंग, रैपिडिटी का मतलब क्या होता है, उसको किसी भी प्रोसेस को तेज करना। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने कैटलिस्ट टर्म को पढ़ा होगा। कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट का क्या काम था, रिएक्शन को तेज करना। वह रिएक्शन को संपादन नहीं करता था, रिएक्शन को इनोवेट नहीं करता था, बल्कि रिएक्शन को वो तेज करता था। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती थी उसको तेज करने के लिए काम आता था क्या, कैटलिस्ट, हिंदी में उत्प्रेरक। उसी तरह से एक रैपिडिटी टर्म है जो कि आपके सीखने का जो इंटेंसिटी है, जो आपकी तीव्रता है, जो आपका स्पीड है, उसको तेज करता है। तो बचपन में अचानक से कोई बच्चा सीखने, ऐसा नहीं कि जन्म से ही वैसा ही पैदा लेता है, बल्कि आप उसके अंदर सीखने की क्षमता का विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। तो आप रट्टा मार मार करके उसको सीखने की जो उसका रैपिडिटी लेवल है, जो इंटेंसिटी लेवल है, उसको आप इंक्रीज करते हैं। तो जहाँ पर भी रट्टा मार अप्रोच होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग अपने आप इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के साथ चलेंगे। यदि घटेगा तो दोनों घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। चलो यहाँ तक समझ गए आप। फिर आगे देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, इंक्रीज करना। ठीक है, किसी भी चीज़ में स्थिरता को लाना। किसी भी चीज़ में जैसे याद करता है तो बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। अब देखो चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो 1 से 8 साल तक के बच्चे को आप जो कुछ भी उसके माइंड में आप सिखाते हैं, आपने कुछ भी लिख दिया, गार्बेज मटेरियल ही उसके स्लेट पे लिख दिया, तो वह हमेशा के लिए छप जाएगा। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब आपके घर में बच्चे हों, छोटे भाई हों, आपके बेटे बाल बच्चे हों, तो 1 से 8 ईयर्स तक आप उसको बकवास की बात मत सिखाइए।
एकदम काम की बात सिखाइए और आप मॉडर्न पीरियड में जी रहे हैं तो आप उसको साइंस वगैरह चीज़ें सिखाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाएंगे तो आगे चल करके बेहतर हो सकता है। लेकिन सारे के सारे जितने भी रिलीजन्स हैं सभी के सभी 1 से 8 साल तक बच्चे को पकड़ के रखते हैं और उसी समय से धार्मिक बना देते हैं। तो आगे चल कर के वही बच्चा फिर खराब काम करता है, फिर आप बोलते हो कि मानसिकता खराब है। तो चीज़ें आपने बचपन में ही खराब कर दी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्रिएट किया जाता है, स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है, उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अच्छा चलो 6 पॉइंट हो गए। लास्ट का पॉइंट यदि मेमोरी लेवल अप्रोच की बात की जाए तो सभी अप्रोच को लास्ट में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। जैसे आप कहीं कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते थे तो सबसे पहले आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए वो लोग टेस्ट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपने कितना सीखा, कितना आपने गेन किया। लेकिन यह जो अप्रोच है वह रट्टा मार अप्रोच है, स्कूल लेवल अप्रोच है, प्राइमरी लेवल अप्रोच है, कंठस्थ करने का अप्रोच है। तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन के लिए सिस्टम अपनाएंगे उसमें मुख्य तौर पे हम लोग अपनाएंगे ओरल, यानी कि मौखिक तौर पे उससे बात करेंगे, किसी चीज़ को पूछेंगे, जैसे गिनती सुनाओ, हम लोग बोलते हैं अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को काउंटिंग सुनाओ। तो ये सब क्या है? ये सब कंठस्थ करने का अप्रोच है, प्राइमरी लेवल अप्रोच है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें और क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है रिटन। रिटन भी एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे स्कूल लेवल में बच्चों को लिखने के लिए भी सिखाया जाता है कि 1 to 10 तक लिख करके दिखाओ, 1 to 100 तक काउंट करके सुनाओ अंकल को। तो ये सारे के सारे अप्रोचेज किस में आते हैं? रट्टा मार अप्रोचेज के तहत हैं। आपने उसको याद किया है। काउंटिंग को हम भी जब छोटे थे तो हमने भी याद किया था, आपने भी किया होगा। तो इस सारे के सारे जो इवैल्यूएशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं किसमें? मेमोरी लेवल अप्रोच में। उसके अलावा इसमें ऐसे टाइप वाली बातें तो बहुत रेयर मात्रा में की जाती है। स्कूल लेवल अप्रोच में ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अंत में यदि बच्चे का स्तर बढ़ता है, मेमोरी लेवल उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, पीक लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसको उसके इवैल्यूएशन के लिए आप ऐसे टाइप क्वेश्चन को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वह एक्सेप्शनल होता है। तो क्या आप इस पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे आप लिखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शनल भी आपको जानना है। तो मान लीजिए एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए कि मेमोरी लेवल अप्रोच में इवैल्यूएशन के लिए निम्न में से कौन कौन से अप्रोचेज अपनाते हैं? ओरल, रिटन और ऐसे टाइप, और ऑप्शन डी में आए ऊपर के तीनों, तो ऑप्शन डी कीजिएगा, ऊपर के तीनों। क्लियर है? तो मेमोरी लेवल अप्रोच में इतनी सी ही बातें थी। यदि आप इतनी सारी बातों को आप क्लियर कर लेते हो, समझ लेते हो, महसूस करते हो, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप फिर सवाल उठाइए और सवाल बनाइए, सवाल सीधा डील कीजिए। निश्चित तौर पे आप डील करेंगे, बशर्ते कि आपने ईमानदारी के साथ मेहनत की हो। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा अप्रोच है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच। अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच, इसको यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सेकेंडरी अप्रोच भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच लिख सकते हैं, यानी बीच का अप्रोच है। हिंदी में यदि बात करेंगे तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं ग्रहण शक्ति स्तर। ग्रहण शक्ति, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रहण स्तर, आप ग्रहण शक्ति स्तर लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझ, जहाँ पे आपका समझ डेवलप होता है। तो अब बोध लिख सकते हैं, बोध लिख सकते हैं, बोध स्तर। आपको जो लिखना है आप लिखिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच क्या है बस उसको समझ जाइए। क्लियर है? चलो फिर अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर फाउंडर हर्बर्ट थे, यहाँ पर फाउंडर कौन है? मॉरिसन है। और मॉरिसन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जो कि पिछले दिनों यानी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। शिक्षण के बारे में मॉरिसन ने बताया था कि शिक्षण एक परिपक्व तथा एक अपरिपक्व व्यक्ति के बीच का संवाद है, जिसमें परिपक्व व्यक्ति यानी कि मैच्योर और अमैच्योर व्यक्ति के बीच का एक संवाद है, एक टॉक है, एक इंटेलेक्चुअल टॉक है, जिसमें मैच्योर व्यक्ति अमैच्योर व्यक्ति को पढ़ाता है, लिखाता है, कुछ सिखाता है,
ताकि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ सके और देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। यह स्टेटमेंट किसका था? मॉरिसन का था, टीचिंग्स के बारे में। वही मॉरिसन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच के फाउंडर हैं। क्लियर है? चलो, यह अप्रोच कॉलेज लेवल अप्रोच है, यह इंटरमीडिएट लेवल अप्रोच भी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इस अप्रोच का इस्तेमाल कॉलेज में किया जाता है। कॉलेज की शुरुआत कहाँ से होती है? अभी कई सारे स्कूल हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के भी स्कूल हैं, लेकिन यदि ट्रेडिशनल अप्रोच को माना जाए तो क्लास 10 के बाद हम लोग कॉलेज में ही चले जाते हैं। जैसे आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हैं तो आप किसी कॉलेज से ही करते हैं। अब कई ऐसे हाई स्कूल हैं जहां पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई होने लगी है, तो अब होने लगी है। लेकिन यदि पहले की बात की जाए, ट्रेडिशनल अप्रोचेज की बात की जाए, तो क्लास 10 के बाद ही बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है, कॉलेज में चला जाता है इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट लेवल अप्रोच को ही कॉलेज लेवल अप्रोच कहा गया है, उसी को अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच कहा गया। तीनों बातें आप याद रखिएगा। चलो, इसमें क्या करते हैं हम लोग आखिर? इसमें एक तो चीज़ें पहले से चली आ रही थी, याद करने वाले सिस्टम कहाँ से? यह चला रहा था मेमोरी लेवल से। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ इसमें आकर के जुड़ता है, और यहाँ पर जुड़ता है समझना। इसीलिए इसका नाम ही अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच, जहां पर आपके अंदर समझ विकसित की जाती है, जहां पर आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। यानी यहां पर आप लिसनिंग प्रक्रिया स्ट्रांग होगी। जब तक आप किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं तब तक आप उसको समझ नहीं सकते हैं, और जब तक आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो कॉलेज लेवल अप्रोच में आपके अंदर समझ विकसित की जाती है, आपके अंदर समझने की शक्ति का ग्रोथ किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, और उसके डेवलपमेंट के लिए जितने भी अप्रोचेज हो सकते हैं, जितने भी क्रियाकलाप हो सकते हैं, वह आपके साथ संपादित किया जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, लेकिन क्या यहाँ पर होगा? यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर समझने की शक्ति का डेवलपमेंट हुआ। तो आप अचानक से इंस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझ करके आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो जहाँ पर आप सोच समझ कर रिस्पॉन्स करेंगे तो वह रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो नहीं होगा, इंस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं होगा। आप समझ रहे हैं आंसर? चलो, अंतर आप समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने मेमोरी मजबूत किया था, और यहाँ पर इंसाइट, यानी एक नया चीज़ जुड़ता है, मेमोरी प्लस इंसाइट। यह दोनों पॉइंट को लिखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अप्रोच है जिसमें मेमोरी प्लस इंसाइट दोनों का डेवलपमेंट किया जाता है? तो वह है अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच। सिर्फ मेमोरी का डेवलपमेंट मेमोरी लेवल अप्रोच, और मेमोरी प्लस इंसाइट का डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच। फाउंडर मॉरिसन। चलो आगे बात करते हैं। इसके अंदर एक और पॉइंट है, वह पॉइंट लिखिए कि यहाँ पर आपके अंदर जनरलाइजेशन करने की क्षमता का विकास किया जाता है। जनरलाइजेशन करना क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे तो सामान्यकरण करना। जैसे पहले आप क्या कर रहे थे? काउंटिंग सुना रहे थे, क से कमल बता रहे थे, ख से खरगोश बता रहे थे, ग से गधा बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर एक नई चीज़ का डेवलपमेंट होता है, और वह यह होता है कि कल तक आपने क से कमल बोलना सीखा था, और यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि कमल क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। यह सेकेंडरी अप्रोच है। देखिए कैसे कैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच में आपको जनरलाइज करने की ताकत, जनरलाइज करने की क्षमता का विकास किया जाता है आपके अंदर। जैसे यह कलम है, तो कलम क्या, क से कलम आपने सीखा था मेमोरी लेवल अप्रोच में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच में आपको बताना होगा कि कलम क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को जनरलाइज करना, एकदम सामान्यकृत करना कि आम से आम व्यक्ति भी, आम से आम बच्चा भी, स्टूडेंट भी उसको समझ सके। और जब आप हिस्टोग्राफी पढ़ोगे इतिहास में, तो वहाँ पर एक चैप्टर ही है जनरलाइजेशन। वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से, बहुत मज़ा आएगा आपको जब हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे कि जनरलाइजेशन से पूरा का पूरा एक बड़ा सा चैप्टर ही है, लगभग उस पर हम लोग 1-2 घंटे वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन करने की क्षमता का डेवलपमेंट किया जाता है। स्पेशली इसका क्या अर्थ हो सकता है? जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको परिभाषित करना, कोई नियम है, कोई लॉ है, कोई एथिक्स है, तो उसको समझना, उसको लोगों के सामने परिभाषित करना। आप समझ पा रहे हैं? चलो उसके बाद
हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स की। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को फायदा होता है। अच्छा, असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे तो आत्मसात करना किसी भी चीज को। ठीक, यहां पर आप किसी भी चीज को आत्मसात नहीं कर रहे थे, यहां पर आप ओरली सीख रहे थे, लेकिन यहां पर आपके अंदर आत्मसात करने की ताकत, आत्मसात करने की क्षमता का डेवलपमेंट किया जाता है, उसका ग्रोथ किया जाता है। यहां पर आप फैक्ट को, कॉलेज में जाते हैं तो आप फैक्ट सीखते हैं, जैसे कलम क्या होता है, किताब क्या होता है, और न्यूटन का लॉ क्या होता है, या फिर आप कोई और लॉ पढ़ रहे हो, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फोन क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। यह तमाम सारी चीज़ें आप इंटरमीडिएट अप्रोच, कॉलेज लेवल अप्रोच में पढ़ रहे हैं, तो उसको आप जनरलाइज करने की क्षमता का भी डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज लेवल अप्रोच में यहाँ पर आपने पढ़ा कि अकबर ने कहीं पर अभियान किया था, तो उसमें से जितने भी फैक्ट आए उस फैक्ट को आप याद करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। अंग्रेजी में एसिमिलेट करना होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? तो आपसे सवाल पूछा जाए कि फैक्ट को असिमिलेट करने की क्षमता का डेवलपमेंट, आत्मसात करने की क्षमता का डेवलपमेंट किस अप्रोच के तहत किया जाता है, तो वह अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच। हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे तथ्यों को आत्मसात करने की क्षमता का विकास निम्न में से किस शिक्षण स्तर के तहत किया जाता है, तो बोलेंगे ग्रहण स्तर या अवबोध स्तर। समझ में आ रही बातें? चलो, यहां तक आप समझ गए, तब तो फिर आगे भी समझ जाओगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपको आपके मानसिक विकास नहीं करवाए जा रहे थे, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं करवाया जा रहा था, बल्कि आपको रट्टा मारने के लिए सिखाया जा रहा था। यानी कि सबसे पहले आप हैबिचुएटेड हो जाओ कि पढ़ाई लिखाई जैसा भी कोई चीज़ होता है, उसके बाद फिर पढ़ना कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का संबंध है आपके मानसिक यानी बौद्धिक विकास से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से। आपका माइंड क्या सोचता है उसका डेवलपमेंट करना यहीं से शुरू होता है। अब सोचो साथियों कि आप कॉलेज लेवल अप्रोच के तहत हो और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा रहा है, तो जब तक आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा तो क्या आप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए, एक एक पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यदि आप समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो एक भी पॉइंट आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ करके। तो देखिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का इंक्रीजमेंट होता है, उसमें वृद्धि होता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है। चलो, यहाँ पर मेमोरी लेवल में इवैल्यूएशन के लिए हमने कुछ तरीके अपनाए थे, उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी इवैल्यूएशन के लिए कई तरीके अपनाएंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल में इवैल्यूएशन के लिए मेन जो तरीका होता है वह होता है एसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन से निबंध के स्तर का प्रश्न लिखने की शुरुआत होती है और उसके माध्यम से यहाँ पर आपको चेक किया जाता है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच को। ठीक है, तो ऐसे टाइप जो है वह मेनली होगा। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें पहले से चलती आ रही थी वो तो रहेंगी ही, नई चीज़ें ऐड होंगी। उसमें होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ से आप बनाना शुरू करते हैं, उसी के माध्यम से आपका इवैल्यूएशन होता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप जो पहले से चलता आ रहा है वह यहाँ पर भी रहेगा, और शॉर्ट आंसर लिखने के लिए यहीं से आपकी शुरुआत होती है। यानी कि आपसे बात की जाए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच के इवैल्यूएशन के लिए निम्न में से कौन कौन से सिस्टम अपनाए जाते हैं, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर लिखने के लिए भी सिखाया जाता है। यानी कि 4 तरीके हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच आप समझ चुके हैं, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं जानना है। तीसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और तीसरा अप्रोच जो कि सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच है, जिस अप्रोच को आज आप अपना रहे हैं या फिर आने वाला समय में आप अपनाने वाले हैं, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आगे चल करके पीएचडी करेंगे, और वहाँ पर जो अप्रोच काम आता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच, जो कि हायर मोस्ट लेवल है, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलते हैं चिंतन करना।
ठीक है, जहाँ पे आप चिंतन करते हैं, विमर्श करते हैं, विचार करते हैं। आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, चिंतन करना, विमर्श करना, विचार करना, सोचना, विचारना, जो आप लिखिए जिससे बस आपको समझ आना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच के बारे में आइए अब एक एक करके इस पे भी चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच के जो फाउंडर हैं उनका नाम है हंट। यह सवाल कई बार पूछा गया इसलिए नाम याद रखिएगा, हंट। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल अप्रोच है। कौन सा लेवल अप्रोच है? यूनिवर्सिटी लेवल अप्रोच। विश्वविद्यालय के स्तर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, पीएचडी जो भी करते हैं आप, आगे का जो पढ़ाई है उसमें इस अप्रोच को अपनाया जाता है। स्पेशली आप ग्रेजुएशन को हटा करके भी देख सकते हैं, मास्टर से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कई मौक़ों पे आप ग्रेजुएशन को भी इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, यूनिवर्सिटी लेवल अप्रोच की क्या खास बातें हो सकती हैं? खास बात यह है कि यहाँ पर ओपन एवं इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच के तहत ओपन एवं इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। ओपन एवं इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है? ओपन का मतलब है खुला, इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र। जहाँ पर आपका जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, जैसे आप यहाँ पर क्लासरूम में जाएंगे तो यहाँ पर अलॉट ऑफ प्रेशर था, जो टीचर बोलेंगे रट्टा मारने के लिए आप वो करेंगे। यहाँ पर भी प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा आप ओपन है, पूरा का पूरा आप इंडिपेंडेंट हैं। आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आपको जिस पे रिसर्च करना है, आपको जिस पे काम करना है, आपके लिए पूरा का पूरा स्पेस खुला हुआ है। आप किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, उस पर अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, उस पर अपना विचार दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, गोष्ठी का, संगोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते हैं। यह तमाम सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो क्लासरूम का माहौल होगा आपके लिए, क्लासरूम कहने का अर्थ वो छोटा सा कमरा से बात नहीं है, बल्कि जहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आप पूरी तरीके से ओपन हैं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, सोचने के लिए, करने के लिए, विचार करने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ओपन एंड इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम। चलो समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। यह एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या होता है साथियों? अभी तक जो जितने भी अप्रोच थे वह प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं होकर के टीचर सेंट्रिक अप्रोच था। अब देखो, एक दो अप्रोच होते हैं, पेडागोजिकल और एक होता है एंड्रागोजिकल। वह दोनों अप्रोच के बारे में हम लोग आगे लेक्चर में बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ करके आपको। फिलहाल यहाँ पर आप इतना जानिए कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता क्या है। नाम से पता चल रहा होगा, प्रॉब्लम सेंट्रिक, यानी कि जहाँ पे सेंटर में प्रॉब्लम हो। आप समझ रहे हैं? जहाँ पे सेंटर में प्रॉब्लम हो। यहाँ पर सेंटर में आप थे, यहाँ पर सेंटर में आप थे, यह सारे के सारे टीचर सेंट्रिक अप्रोच थे। सेंटर में आप नहीं बल्कि सेंटर में टीचर थे। यहाँ पर सेंटर में क्या है? प्रॉब्लम है। यानी आप हायर एजुकेशन में चले गए हैं, आप रिसर्च करने वाले हैं, एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया जाता है। क्यों? ताकि आप उस प्रॉब्लम का निवारण कर सकें। जैसे आप हायर एजुकेशन में आए हो, एमफिल में करने जाओगे, पीएचडी करोगे, तो आप किसी एक टॉपिक को लेते हैं, बहुत बड़ा पहलू है, उसका एक छोटा सा पहलू को आप लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बताइए, हम लोग लेते हैं जैसे 1947 यानी भारत की आज़ादी में महिलाओं का क्या योगदान था। एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन इसको और छोटा करते हैं। भारत की आज़ादी में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान था। उसके अलावा यह भी एक बड़ा है, इसको और छोटा करते हैं। भारत की आज़ादी में बिहार की मुस्लिम महिलाओं का क्या योगदान था। तो देखिए, यह टॉपिक छोटा हो गया है और यह एक तरीके का प्रॉब्लम है। अब आप रिसर्च के फील्ड में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाएंगे, प्रॉब्लम को सेंटर में रखेंगे और आप इसके राउंड राउंड घूमकर रिसर्च करेंगे। आप इससे रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाएंगे, फील्ड वर्क अप्रोच को अपनाएंगे, हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाएंगे, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी सोर्सेज, गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स, तमाम सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस प्रॉब्लम का निवारण करेंगे।
तो जो हायर एजुकेशन में होता है वह प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया जाता है। सेंटर में प्रॉब्लम होता है और आप उसके चारों तरफ होते हैं। यहाँ पर सेंटर में कौन थे? टीचर थे, आप उसके चारों तरफ थे। समझ में आ रही बातें? चलिए, आने ही चाहिए। आगे बात करते हैं, 5वें पॉइंट की बात करते हैं, थॉट प्रोसेस डेवलप करना। देखो यहाँ पर आपके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर रट्टा मारना सिखाया जा रहा था, याद करना, यहाँ पर समझना सिखाया जा रहा था। अब आप याद भी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, अब आप लास्ट वाले प्रक्रिया में हैं, फिलोसोफर वाले प्रक्रिया में हैं, जहाँ पर आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना सिखाया जाता है। थॉट प्रोसेस क्यों? क्योंकि आप जनरलाइज करने की क्षमता यहीं पर ही आपके अंदर आ गई, तो आगे चल करके इसका इस्तेमाल करेंगे आप, यहाँ पर जनरलाइज करेंगे प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर क्या करेंगे? थॉट प्रोसेस के तहत आप किसी भी टॉपिक पे जब काम कर रहे हैं तो आप अपने थॉट प्रोसेस को ही उस पर काम करके लिखते हैं आप पीएचडी में थीसिस के तहत। उसके बाद फिर आपको डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। तो थॉट प्रोसेस डेवलप करना किसका अप्रोच है? रिफ्लेक्टिव लेवल का अप्रोच है। जैसे आप विचार करोगे, संगोष्ठी का आयोजन करोगे, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, सेमिनार में आप किसी से डिबेट करेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता में आप भाग लेंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप? आपका जब तक थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं होगा तब तक आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? तो बोलने के लिए थॉट प्रोसेस का डेवलप होना जरूरी है, और वह थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट लास्ट लेवल के अप्रोच में, हाईएस्ट लेवल के अप्रोच में, रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच में सिखाया जाता है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं, लॉजिकल एवं रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी तो आपने समझ ही गया कि रिसर्च एक्टिविटी हमको यहां पर करना ही है। उसके बाद लॉजिकल यहां पर आपको बनाया जाता है। आप यहाँ पर ब्लंट भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे बायस्ड भी हो सकते हैं। बायस्ड तो आप यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल होना सिखाया जाता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लॉजिकल होते हैं या फिर बायस्ड ही रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर लॉजिकल होना सिखाया जाता है। लॉजिकल होने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं वह विटनेस के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, फैक्ट के आधार पे, सोर्स के आधार पे, किस तमाम तरह के सबूतों के आधार पे आप बात कर रहे हैं, तब आप लॉजिकल हैं। अन्यथा आप ब्लंट हैं, आप इलॉजिकल हैं, आपको यहाँ पर स्पेस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिकल होने के लिए सिखाया जाता है। और जो व्यक्ति लॉजिकल नहीं होते हैं, जैसे इसीलिए यहाँ पर प्लेजरिज्म नामक चीज़ को किया जाता है कि आप कोई थेसिस लिखे, रिसर्च पेपर लिखे, तो उसका प्लेजरिज्म का रेशियो चेक किया जाता है, परसेंटेज चेक किया जाता है कि आपने कितना प्रतिशत प्लेजरिज्म किया। प्लेजरिज्म क्या होता है? जिसको हिंदी में आप साहित्यिक चोरी कहते हो, किसी का आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। तो 10 से लेकर 15% तक प्लेजरिज्म वैलिड है, लेकिन उससे ज़्यादा आप करते हैं तो फिर आपके ऊपर एफआईआर होगा, आप जेल में जाएंगे। और डरो मत यार, प्लेजरिज्म क्यों करोगे? आप लॉजिकल हो जाइए तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसका डेवलपमेंट भी रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच में होता है। आगे बात करते हैं, करिकुलम पे विस्तृत चर्चा की जाती है। करिकुलम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। करिकुलम क्या होता है? जैसे मान लो कि पीएचडी आप कर रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, तो पीएचडी के लिए उस विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है, जो सभी के लिए मान्य है, जैसे कोर्स वर्क आप करते हैं तो एक तरीके का करिकुलम होता है जो सभी को पढ़ाना होता है। जैसे आप एमए कर रहे हैं तो एमए का जो होल सिलेबस है वह पूरा का पूरा करिकुलम कहलाता है, जिसको आप हिंदी में पाठ्य चर्चा कहते हो। लेकिन जैसे ही उसमें से करिकुलम में से किसी भी चीज़ को स्पेशलाइज्ड की जाती है, उसको स्पेशल बनाया जाता है, उसको अलग से किया जाता है, तो वह सिलेबस के अंतर्गत चला जाता है। तो सिलेबस करिकुलम में क्या अंतर है, इस पर एक अलग से लेक्चर करेंगे, बहुत विस्तार से बात करेंगे। ऐसा पढ़िएगा आपके जीवन में दोबारा आप भूलोगे नहीं। तो मेरे ख्याल से यह चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। करिकुलम पे यहाँ पर विस्तृत चर्चा होती है। विस्तृत क्यों होती है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच है, थॉट प्रोसेस डेवलप किया, जनरलाइज करने की क्षमता है। तो यह सारा चीज़ कहाँ जाएगा? जब तक हम लोग विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। उसके बाद देखो, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके इवैल्यूएशन के लिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट रिसर्च को लिखते हैं, अनुसंधान के माध्यम से इसका जांच करते हैं। उसके बाद एटीट्यूड, यहाँ पर जैसे आपके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप होगा तो आपके अंदर एटीट्यूड ऑब्वियसली डेवलप होगा। एटीट्यूड का संबंध उससे नहीं है जिसको आप समझते आ रहे हैं कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होता है। आप जो कॉमन सेंस में जो लोग समझते हैं वो बहुत गलत समझते हैं कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है तो आप उसको बोलते हो बहुत ही निगेटिव, मतलब
बहुत एटीट्यूड वाला लड़का है, बहुत एटीट्यूड वाली लड़की, इस तरह की तमाम सारी बातें बकवास बातें हैं। आपने एटीट्यूड को समझा ही नहीं। एटीट्यूड का बेसिक अर्थ होता है रुझान, किसी भी चीज़ के प्रति रुझान, आपका लगाव, आपका झुकाव, आप समझ रहे हैं, आपका समर्पण, जिसके प्रति आपका झुकाव है। तो यह निगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है और पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग एटीट्यूड को एक ही शब्द समझते हैं, हालांकि वैसा नहीं है। चलो, तो यहाँ पर एटीट्यूड का भी डेवलपमेंट होता है, इस पर चर्चा नहीं है हमारी, कभी विस्तार से इस पर भी बात होगी। उसके बाद थॉट, यहाँ पे थॉट प्रोसेस डेवलप किया जाता है, अभी आपने देख लिया, इसके माध्यम से इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेशन, आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं बड़े बड़े सेमिनार में, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, रीजनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, संगोष्ठी में, तमाम तरह के विद्वानों का जो सम्मेलन होता है उसमें। तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टिव अप्रोच में भी बस इतनी ही बातें हैं, इससे ज़्यादा और आप कोई भी किताब पढ़िएगा तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा एक भी चीज़ आपको पढ़ना नहीं है रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच के तहत। तो आज हमने बात किया लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। 3 लेवल से कौन कौन, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तीनों लेवल के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। मेरे ख्याल से यदि आपने लेक्चर को ईमानदारी के साथ देखा होगा, जस्टिस किया होगा, तो लेक्चर भी आपके साथ जस्टिस करेगा। जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे इन तीनों लेवल्स को। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप बने रहिए और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव एवं अपनी राय जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे वीडियो हम बना सकें। चलिए दोस्तों, आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। बाय बाय।